स्वागत है। आज हम राजस्थान के कुछ और जाने माने शहरों और खास जगहों की पड़ताल जारी रख रहे हैं। ये हमारा भाग 2। बिल्कुल। पिछली बार की तरह आज भी हम इतिहास, कला और संस्कृति के संगम को समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि राजस्थान की धरती पर देखने को मिलता है। तो आज का इरादा है इन शहरों की आत्मा को छूना, उनकी खास पहचान, मशहूर इमारतें और उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियों के जरिए। हाँ चलिए शुरू करते हैं ये सफर। हाँ, और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे हर शहर की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग पहचान है, जो इतिहास, कला और यहाँ तक कि प्रकृति के मेल से बनी है। तो शुरुआत जयपुर से करते हैं। ठीक है। इसे गुलाबी नगरी कहते हैं, पूर्व का पेरिस भी, रत्न नगरी भी, कई नाम है इसके। हाँ, नाम तो कई हैं इसके। 1727 में सवाई जयसिंह ने इसे बसाया और कहते हैं वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। जी हाँ, सवाई जयसिंह द्वितीय। लेकिन एक नाम और आता है, मिर्जा इस्माइल, जिन्हें आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो सवाई जयसिंह का बसाया जयपुर था ना, वो 4 दीवारी के अंदर था, जिसे परकोटा कहते हैं। अच्छा, परकोटे के अंदर। हाँ, मिर्जा इस्माइल ने शहर का विकास इस परकोटे के बाहर किया, उसे फैलाया, एक तरह से मॉडर्न जयपुर की नींव रखी। इसीलिए उन्हें आधुनिक जयपुर का निर्माता माना जाता है। समझ गया। और जयपुर राजधानी कब बना? वो बना 30 मार्च 1949 को, जब वृहद राजस्थान का गठन हुआ। तब जयपुर को राजधानी चुना गया। ये भी एक अहम बात है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं जयपुर की शायद सबसे मशहूर पहचान, हवा महल पर। हवा महल हाँ 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। जी, सवाई प्रताप सिंह। कमाल की बात है, इसका आकार भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं वो कृष्ण भक्त थे इसलिए। और 5 मंजिलें हैं, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। सही, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। और खिड़कियां, अंदाजा लगाइए। खिड़कियां तो बहुत हैं, सुना है सैकड़ों में। हाँ, 953 खिड़कियां, छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां। बाप रे, 953। शायद इसलिए कि शाही महिलाएं शहर का जीवन देख सकें, बिना किसी की नजर में आए। बिल्कुल, पर्दे की व्यवस्था का पालन करते हुए। एडविन एनोल्ड ने तो कुछ कहा था इसके बारे में। हाँ, उन्होंने कहा था अलादीन का चिराग भी इससे सुंदर इमारत नहीं बना सकता। मतलब इतनी तारीफ की थी। वाकई लाजवाब है। फिर है जयगढ़ दुर्ग, आमेर के पास। हाँ, जयगढ़। इसे मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था। इसका एक नाम चिले का टोला भी है। जी, कहते हैं जिस पहाड़ी पर बना है उसे चिले का टीला कहते थे, तो उसी से नाम पड़ा। अच्छा, इसके अंदर एक छोटा किला है, विजयगढ़ी। हाँ, विजयगढ़ी। इसके बारे में कहानियां हैं कि यहाँ राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था और कहते हैं कि वहां से कैदी कभी जिंदा लौट कर नहीं आए। ओह, ये तो उस दौर की कठोरता दिखाता है। बिल्कुल। और यहीं एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जयबाण तोप रखी है। अरे हाँ, जयबाण तोप। हाँ, जो यहीं के तोप ढालने के कारखाने में बनी थी। कहते हैं जब इसे एक बार चलाया गया था तो गोला चाकसू में गिरा था। हाँ, ऐसी किंवदंती है। चाकसू यहाँ से काफी दूर है। ये तोप की मारक क्षमता दिखाता है। गजब। पास ही है नाहरगढ़, जिसका असली नाम सुदर्शनगढ़ था। हाँ, नाहरगढ़। इसे 1734 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने मराठा हमलों से बचाव के लिए बनवाया था। यह एक दिलचस्प बात है। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। हाँ, माधो सिंह द्वितीय ने एक जैसे 9 महल अपनी 9 रानियों या पासवानों के लिए। ये बड़ा यूनिक है। पासवान यानी वो रानियां जो मुख्य महारानी नहीं थीं, पर राज परिवार का हिस्सा थीं। जी बिल्कुल। और किले की तलहटी में है गैटोर की छतरियां। छतरियां मतलब स्मारक गुंबज, जहां जयपुर के शासकों की समाधियां हैं। कछवाहा राजाओं का शाही शमशान घाट है ये। ओके। और यहीं राजनीति और रिश्तों की एक और कहानी जुड़ी है, सिसोदिया रानी का बाग। हाँ, सिसोदिया रानी का बाग। ये सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपनी रानी चंद्रकुंवरी के लिए बनवाया था, जो मेवाड़ की राजकुमारी थीं। अच्छा। और यहाँ देबारी समझौते की शर्त याद है? हाँ, कुछ ऐसा था कि चंद्रकुंवरी का बेटा ही राजा बनेगा। बिल्कुल। लेकिन राजा बने जयसिंह के बड़े बेटे ईश्वरी सिंह। ओह, तो फिर दोनों भाइयों ईश्वरी सिंह और माधु सिंह, जो चंद्रकुंवरी के बेटे थे, में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। राजमहल का युद्ध, बगरू का युद्ध। और नतीजा दुखद रहा। माधु सिंह जीत गए और ईश्वरी सिंह को आखिर में जहर पीना पड़ा। उफ,
इतिहास में ऐसी दुखद कहानियां भरी पड़ी हैं। हाँ, सत्ता संघर्ष की। सिटी पैलेस या चंद्रमहल, ये भी सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया, शहर के बीचों बीच। हाँ, चंद्रमहल ये जयपुर राज परिवार का निवास स्थान रहा है। 7 मंजिला है ये। इसी में मुबारक महल है। जी, मुबारक महल महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने बनवाया था, खास तौर पर मेहमानों के स्वागत सत्कार और राजकीय समारोहों के लिए। और वो ईसर लाट, जिसे सरगासुली भी कहते हैं, त्रिपोलिया बाजार में। हाँ, ईसर लाट या सरगासुली, इसे ईश्वरी सिंह ने राजमहल युद्ध जीतने की खुशी में बनवाया था। पर विडंपना देखिए, बाद में बगरू युद्ध हारे और हाँ, मराठा सरदार मल्हार राव होलकर के डर से 1750 में इसी मीनार मतलब ईसर लाट से कूदकर आत्महत्या कर ली। तो ये मीनार जीत की निशानी भी है और हार के बाद की निराशा की भी। राजनीति में रिश्तों की बलि का प्रतीक। बिल्कुल, बहुत प्रतीकात्मक है ये। जयपुर में कला और संस्कृति को सहेजने के भी बहुत प्रयास हुए हैं, जैसे एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। हाँ, एल्बर्ट हॉल रामनिवास बाग में है। इसे महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने बनवाना शुरू किया था। शिलान्यास 1876 में प्रिंस एल्बर्ट एडवर्ड ने किया था। जी, प्रिंस ऑफ वेल्स, जो बाद में किंग एडवर्ड सप्तम बने। और उद्घाटन 1887 में सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने किया। उस समय माधो सिंह द्वितीय का शासन था। और ये राजस्थान का पहला सरकारी म्यूजियम है। हाँ, राज्य का पहला राजकीय संग्रहालय। इंडो सारासेनिक शैली का बेहतरीन नमूना है ये। फिर 1993 में बना जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र, हाँ, कला, संगीत, नाट्य, इन सब के संरक्षण और प्रदर्शन के लिए इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। चार्ल्स कोरिया बड़ा नाम है आर्किटेक्चर में। बिल्कुल, ये आज भी कला गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र है जयपुर में। मंदिरों की बात करें तो आमेर में शिला देवी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, शिला देवी। कहते हैं राजा मानसिंह प्रथम बंगाल के राजा केदार को हराकर ये मूर्ति लाए थे। और ये कछवाहा वंश की इष्ट देवी मानी जाती है। जी, कछवाहा शासकों की इष्ट देवी। और जगत शिरोमणि मंदिर, ये मंदिर रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में बनवाया था, जिनकी कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। इसमें कृष्ण की मूर्ति है कहते हैं। हाँ, भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति है और मान्यता है कि ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा मेवाड़ में मीराबाई करती थी। अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ, इतिहास और आस्था कैसे जुड़ते हैं। और जलतर मंतर, ये तो अपने आप में अनोखा है। बिल्कुल, सवाई जयसिंह सिर्फ योद्धा और शासक ही नहीं थे, खगोल विज्ञान में भी उनकी गहरी रुचि थी। कमाल के एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने 5 वेधशालाएं बनवाई। हाँ, 5, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में। इन्हें जंतर मंतर कहते हैं। और जयपुर वाली सबसे बड़ी है। हाँ, जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी और सबसे संरक्षित है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का यंत्र सम्राट यंत्र है, जो एक तरह की धूप घड़ी है। इससे समय का पता बहुत सटीक लगता है कहते हैं। जी हाँ, 2 सेकंड तक की सटीकता से समय बता सकता है। और 2010 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। ये सवाई जयसिंह की वैज्ञानिक सोच का प्रतीक है। जयपुर की कलाएं भी तो बहुत मशहूर हैं, मीनाकारी जैसे। हाँ, मीनाकारी, सोने पर रंगीन मीने का काम, इनामल वर्क, बहुत बारीक और खूबसूरत होता है ये। इसे राजा मानसिंह लाहौर से लाए थे। हाँ, कहा जाता है कि वो लाहौर से कुछ कुशल कारीगरों को यहाँ लाए थे। इसके एक प्रसिद्ध कलाकार हुए कुदरत सिंह, जिन्हें पद्मश्री भी मिला। और ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी, नीले रंग के बर्तनों पर खूबसूरत चित्रकारी। ये असल में चीनी मिट्टी जैसे क्वार्ट्ज पाउडर से बनती है। इसमें सामान्य क्ले का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा। और ये मूलतः कहाँ की कला है? ये मूलतः पर्शिया यानी ईरान की है। ईरान से? हाँ, इसे भी मानसिंह प्रथम ही लाए थे, लेकिन इसका असली विकास और पहचान सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में मिली। इसके भी कोई बड़े कलाकार? हाँ, कृपाल सिंह शेखावत। उन्हें ब्लू पॉटरी को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें भी पद्मश्री मिला था। कमाल है, मतलब जयपुर सिर्फ इमारतें नहीं, कला और शिल्प का भी बहुत बड़ा केंद्र रहा है। बिल्कुल। जयपुर इतना बड़ा है कि सब समेटना मुश्किल है। कुछ और खास जगहें जो रह गई हों? हाँ, काफी हैं। जैसे गलता जी, शहर के पास ही है। मंकी टेम्पल भी कहते हैं ना इसे? हाँ, बंदर बहुत है वहाँ। इसे उत्तर तोताद्री भी कहते हैं। यहाँ गालव ऋषि का आश्रम था प्राचीन काल में। और ये रामानंदी संप्रदाय की एक प्रमुख गद्दी है, जिसे कृष्णदास पहिहारी ने स्थापित किया था। कृष्णदास पहिहारी? हाँ, वो सिर्फ दूध पीकर रहते थे, इसलिए पहिहारी कहलाए। अच्छा, फिर सांबर झील? सांबर झील भारत के सबसे बड़ी इनलैंड मतलब अंतस्थलीय खारे पानी की झील। इसका निर्माण किसने कराया? वासुदेव चौहान या ये प्राकृतिक है? इसमें दोनों मत हैं।
बिजौलिया शिलालेख के अनुसार चौहान शासक वासुदेव ने निर्माण कराया, पर भूगर्भ शास्त्री इसे प्राकृतिक झील मानते हैं। यहाँ नमक का उत्पादन होता है। हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड यहाँ काम करती है 1964 से। और इसका धार्मिक महत्व भी है। हाँ, इसे देवयानी तीर्थ या तीर्थों की नानी कहते हैं। शाकंभरी माता का मंदिर भी यहीं है। और कहते हैं अकबर और जोधाबाई का विवाह भी यहीं हुआ था। हाँ, 1562 में अकबर और आमेर की राजकुमारी हरखाबाई का विवाह सांभर में ही हुआ था। और ये एक रामसर साइट भी है, 1990 में घोषित हुई, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि। चाकसू, इसका भी जिक्र आता है। हाँ, चाकसू, इसका प्राचीन नाम चंपावती था। यहाँ शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर है। अच्छा, ये वही मंदिर है जहाँ खंडित पत्थर की पूजा होती है? जी हाँ, और पुजारी कुम्हार जाति के होते हैं। माता का वाहन गधा माना जाता है। चैत्र कृष्ण सप्तमी या अष्टमी को यहाँ बड़ा मेला लगता है। ये तो काफी अनोखी परंपराएं हैं। बिल्कुल लोक आस्था का केंद्र है। आमेर का किला, वो तो जयपुर से पहले राजधानी थी ना? हाँ, मीनाओं के बाद कछवाहा राजा कोकिल देव ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। मानसिंह ने यहाँ भव्य दुर्ग और महल बनवाए। बिशप हेबर ने तो यहाँ के महलों की तारीफ में कहा था कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा है उससे भी ये कहीं बढ़कर है। वाह! और सामोद महल? सामोद महल भी अपनी चित्रकारी और खासकर शीश महल के लिए प्रसिद्ध है। सांगानेर अपने हस्त निर्मित कागज और सांगानेरी प्रिंट के लिए दुनिया भर में मशहूर है। राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी सांगानेर में ही है। जमवारामगढ़ में कछवाहा वंश की कुल देवी जमवाय माता का मंदिर है। यहाँ एक बांध भी है, जमवारामगढ़ बांध, जिसे कभी जयपुर की जीवन रेखा कहा जाता था। हालांकि अब पानी कम रहता है। बस्सी में राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय स्थापित हुआ था। यहाँ अनार और जैतून के उत्कृष्टता केंद्र भी हैं और गौवंश संवर्धन फार्म भी। चौमू का किला भी है, जिसे चौमुहागढ़ भी कहते हैं। और चौमू गांव? हाँ, चौप गांव में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। अरे वाह! तो जयपुर में तो बहुत कुछ है देखने और जानने को। जी हाँ, जयपुर सिर्फ इमारतों का शहर नहीं, इतिहास, कला, धर्म, आधुनिक विकास, सबका मिश्रण है। संत दादू दयाल, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं, उन्होंने भी अपनी मुख्य गद्दी नारायणा में स्थापित की थी, जो जयपुर के पास ही है। वाकई जयपुर अपने आप में एक दुनिया है। अब जयपुर की शाही शानो शौकत से निकलकर चलते हैं सवाई माधोपुर के जंगली इलाकों और वीर गाथाओं की तरफ। हाँ, सवाई माधोपुर, इसे बाघों का घर भी कहते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना 1763 में जयपुर के ही शासक सवाई माधो सिंह प्रथम ने की थी। उन्हीं के नाम पे नाम पड़ा। और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण? रणथंबोर दुर्ग। बिल्कुल, रणथंबोर दुर्ग। इसके और भी नाम मिलते हैं इतिहास में, जैसे रणथंपुर, रणस्तंभपुर। ये काफी पुराना किला है। हाँ, माना जाता है कि इसका निर्माण 944 ईस्वी के आसपास चौहान शासक रणथंबन देव ने करवाया था। ये अरावली और विंध्य पर्वतमालाओं के संगम पर है, बहुत सुरक्षित जगह पर इसका सबसे ज्यादा नाम तो हमीरदेव चौहान से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, हमीरदेव चौहान 1282-1301 यहाँ के सबसे प्रतापी और हठी शासक माने जाते हैं। अपनी वीरता और शरणागत वत्सलता के लिए प्रसिद्ध थे। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने हमला किया था ना? हाँ, जलालुद्दीन खिलजी ने 1291-92 में घेरा डाला था, पर किले को जीत नहीं पाया। और फिर उसने वो मशहूर बात कही थी। हाँ, हार कर उसने कहा, मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये शायद उसकी खींच थी। लेकिन फिर 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये हमला ज्यादा भयंकर और निर्णायक था। और इसी में वो साका हुआ था, राजस्थान का पहला। जी, हमीरदेव चौहान वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी रानी रंगदेवी और किले की अन्य महिलाओं ने जौहर किया, यानी दुश्मन के हाथों अपमान से बचने के लिए सामूहिक आत्मदाह। ये 11 जुलाई 1301 को हुआ और इसे राजस्थान का पहला साका माना जाता है। साका मतलब जौहर और केसरिया दोनों? हाँ, महिलाओं का जौहर और पुरुषों का केसरिया बाना पहनकर अंतिम युद्ध लड़ना, मरने मारने का निश्चय करके। और कहते हैं हमीर के ही 2 सेनापतियों ने धोखा दिया था। जी हाँ, रनमल और रतिपाल। कहा जाता है कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मिलकर किले के गुप्त रास्ते बता दिए या रसद सामग्री में मिलावट कर दी। विश्वासघात का दुखद उदाहरण।
इसी किले के बारे में अबुल फजल ने भी कुछ कहा था। हाँ, अबुल फजल ने इसकी मजबूती और भौगोलिक स्थिति देखकर लिखा था, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तरबंद है। मतलब इसकी सुरक्षा बहुत मजबूत थी, पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ। बिल्कुल। किले के अंदर जाने के लिए कई दरवाजे पार करने पड़ते हैं, जैसे नौलखा दरवाजा, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, अंधेरी पोल। अंदर महल भी होंगे? हाँ, हमीर महल, रानी महल है, एक सुपारी महल है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक साथ हैं। तीनों एक साथ? ये कैसे संभव है? ये थोड़ी अनोखी बात है। शायद ये उस दौर की मिली-जुली संस्कृति या सहिष्णुता का प्रतीक हो सकता है, या फिर अलग-अलग समय में बने ढांचों का समूह। और जोरा भोरा ये क्या है? जौरा भौरा नाम के अन्न भंडार यानी अनाज के गोदाम भी हैं, और पास में पद्मला तालाब है जहां जौहर हुआ था। किले की अलावा यहाँ रणथंभौर नेशनल पार्क भी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये राजस्थान का पहला नेशनल पार्क बना 1980 में। और टाइगर प्रोजेक्ट भी यहीं शुरू हुआ। जी, राज्य की पहली बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में यहीं शुरू की गई थी। बाघों के लिए ये जगह दुनिया भर में मशहूर है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से शायद सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। हाँ, राजस्थान के टाइगर रिजर्व में ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। राजस्थान में अब और कौन-कौन से टाइगर रिजर्व हैं? अब तो कई हो गए हैं। रणथंभौर के अलावा सरिस्का अलवर में, मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़, रामगढ़ विषधारी बूंदी, और हाल ही में बना धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। कुंभलगढ़ को भी टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है। अच्छा, सवाई माधोपुर में और क्या खास है? शिवाड़ का जिक्र आता है। हाँ, शिवाड़ में घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर है। इसे भारत का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव भक्तों के लिए बड़ा आस्था का केंद्र है। हाँ। और चौथ का बरवाड़ा? चौथ का बरवाड़ा, यहाँ सीसा जस्ता का खनन होता है, और यहाँ चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ साल में 2 बार, खासकर करवा चौथ पर, बड़ा मेला लगता है। और गणेश जी का मंदिर भी तो है रणथंभौर में। हाँ, रणथंभौर किले के अंदर ही त्रिनेत्र गणेश जी का मशहूर मंदिर है। ये शायद दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहाँ गणेश जी की 3 आंखों वाली मूर्ति है। या मेला कब लगता है? भाद्रपद महीने की शुक्ल चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। कहते हैं शादी का पहला निमंत्रण पत्र यहीं भेजा जाता है। अच्छा, और यहाँ कोई गुप्त गंगा भी है? हाँ, मंदिर के पास ही एक गुप्त पानी का सोता है जिसे गुप्त गंगा कहते हैं। पास में रामेश्वर घाट भी है। हाँ, सवाई माधोपुर और मध्य प्रदेश की सीमा के पास रामेश्वर घाट है जहाँ चंबल, बनास और सीप नदियों का संगम होता है। इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। तो सवाई माधोपुर में इतिहास, वन्य जीवन और आस्था तीनों का गहरा संगम है। बिल्कुल। रणथंभौर का दुर्ग और जंगल दोनों ही बहुत प्रभावशाली हैं। अब चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर। राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, कई खूबसूरत नाम है इसके। हाँ, उदयपुर महाराणा उदय सिंह ने 1559 में इसकी स्थापना की थी, जब अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया था और उन्हें एक सुरक्षित राजधानी की जरूरत महसूस हुई। यहाँ का सिटी पैलेस जो पिछोला झील के किनारे है, वाकई भव्य है। बहुत भव्य। इसे बनने में कई पीढ़ियां लगीं। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना लंदन के विंसर महलों से की थी और इसे राजस्थान के विंसर महल कहा था। इसी महल में कृष्णा विलास महल है, जहाँ राजकुमारी कृष्णा कुमारी की दुखद कहानी जुड़ी है। हाँ, कृष्णा विलास महल। राजकुमारी कृष्णा कुमारी मेवाड़ की राजकुमारी थी। उनकी सगाई पहले मारवाड़ के राजा भीम सिंह से हुई, पर उनकी मृत्यु हो गई। फिर सगाई जयपुर के जगत सिंह से तय हुई, लेकिन मारवाड़ के नए राजा मान सिंह ने इस पर आपत्ति जताई। और फिर जयपुर और मारवाड़ के बीच युद्ध की नौबत आ गई। इस युद्ध को टालने के लिए और मेवाड़ की इज्जत बचाने के लिए कहते हैं राजकुमारी को 1810 में जहर दे दिया गया। ये राजपूती आन बान और राजनीतिक मजबूरियों का एक बहुत ही दुखद पहलू दिखाता है। ओह, ये तो बहुत दुखद है। पिछोला झील की बात करें, ये तो कृत्रिम झील है। हाँ, ये कृत्रिम झील है। कहते हैं राणा लाखा के समय 14वीं सदी में एक बंजारे ने अपने बैल की याद में इसे बनवाया था। बंजारे ने? हाँ, ऐसी लोक कथा है। बाद में महाराणा उदय सिंह ने इसे और बड़ा करवाया। इसी झील में नटनी का चबूतरा भी है। नटनी का चबूतरा? उसकी क्या कहानी है? कहते हैं
एक नटनी रस्सी पर चलने वाली कलाकार ने चुनौती स्वीकार की थी कि वो रस्सी पर चलकर झील पार कर देगी। जब वो आधा पार कर गई तो किसी सामंत ने रस्सी काट दी और वो डूब गई। उसी की याद में ये चबूतरा बना है। ये शायद उस समय के सामाजिक भेदभाव या विश्वासघात की कहानी कहता हो। और इसी झील में जग मंदिर महल भी है। हाँ, जग मंदिर महल। इसका निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने शुरू करवाया और जगत सिंह प्रथम ने 1651 में पूरा किया। कहते हैं शाहजहां ने जब अपने पिता जहांगीर से बगावत की थी तो कुछ समय यहीं शरण ली थी। जी हाँ, शहजादे खुर्रम जो बाद में शाहजहां बने, उन्होंने अपने विद्रोह के दिनों में यहीं महाराणा कर्ण सिंह के पास शरण ली थी। यहीं पर गफूर बाबा की मजार भी है। और कहा जाता है कि यहीं के गुंबद और पियत्रा ड्यूरा काम को देखकर उन्हें ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली। हाँ, ऐसा माना जाता है कि यहाँ के आर्किटेक्चर ने उन्हें प्रभावित किया होगा। उदयपुर में एक और झील है, फतेह सागर। हाँ, फतेह सागर झील। ये मूल रूप से देवाली तालाब कहलाता था, जिसे महाराणा जय सिंह ने 1687 में बनवाया था। फिर ये बाढ़ में टूट गया, तो महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में इसका पुनर्निर्माण करवाया और इस पर एक बांध बनवाया जिसका नाम कनॉट बांध रखा गया। कनॉट बांध क्यों? क्योंकि इसका उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनॉट, रानी विक्टोरिया के बेटे ने किया था। अच्छा, इस झील में नेहरू गार्डन है। हाँ, बीच में एक टापू पर नेहरू गार्डन है और एक टापू पर भारत की पहली सौर वेधशाला यानी सोलर ऑब्जर्वेटरी भी स्थापित की गई थी। सहेलियों की बाड़ी, ये भी फतेह सागर के पास है? हाँ, फतेह सागर के किनारे ही है सहेलियों की बाड़ी। इसे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने अपनी रानी और उनकी सहेलियों के मनोरंजन और विहार के लिए बनवाया था। इसमें फव्वारे, कमल के तालाब और खूबसूरत बगीचे हैं। आहड़, ये एक प्राचीन जगह है। हाँ, आहड़ उदयपुर के पास एक बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। ये बनास संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इसका प्राचीन नाम आघाटपुर या ताम्रवती नगरी था, क्योंकि यहाँ तांबे के औजार बहुत मिले हैं। इसे धूलकोट भी कहते हैं। और यहाँ मेवाड़ राज परिवार का शमशान घाट है। जी हाँ, आहड़ में ही मेवाड़ के महाराणाओं का शाही शमशान स्थल है, जिसे महासती या महासतियां कहते हैं। यहाँ महाराणा अमर सिंह प्रथम से लेकर बाद के कई शासकों की कलात्मक छतरियां बनी हुई हैं। अमर सिंह प्रथम, कर्ण सिंह, जगत सिंह प्रथम, संग्राम सिंह द्वितीय, सबकी छतरियां हैं। यहाँ उत्खनन भी हुआ है। हाँ, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने यहाँ उत्खनन शुरू करवाया था। फिर आरसी अग्रवाल और HD सांकलिया ने भी काम किया। जगनिवास महल भी तो है पिछोला में। हाँ, जो अब लेक पैलेस होटल है। हाँ बिल्कुल, जगनिवास महल, जिसे महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 18वीं सदी में बनवाया था, ये भी पिछोला झील के बीच में है और अब एक लग्जरी होटल है। उदयपुर से थोड़ी दूर एकलिंग जी का मंदिर है। हाँ, कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर। ये मेवाड़ के शासकों के इष्ट देव हैं। इसका निर्माण 8वीं सदी में बप्पा रावल ने करवाया था। बप्पा रावल, गोहिल वंश के संस्थापक। हाँ, बाद में इसका जीर्णोद्धार राणा मोकल ने करवाया। ये पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है। और एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा माना जाता है। जी हाँ, मेवाड़ के महाराणा खुद को एकलिंग जी का दीवान यानी प्रधानमंत्री मानते थे और उन्हीं के नाम पर शासन करते थे। ये उनकी आस्था और राजधर्म का प्रतीक है। शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ है, जिसे मानसून पैलेस कहते हैं। हाँ, सज्जनगढ़ पैलेस। ये बांसदरा पहाड़ी पर बना है। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाना शुरू किया था, शायद एक एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर या मॉनसून पर नजर रखने के लिए, पर ये उनके समय में पूरा नहीं हो पाया। इसे महाराणा फतेह सिंह ने पूरा करवाया। यहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखता होगा। हाँ, यहाँ से पूरे उदयपुर शहर, झीलें और आसपास की अरावली पहाड़ियों का बहुत ही विहंगम दृश्य दिखता है। इसीलिए इसे उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है। उदयपुर में कला संस्कृति को बढ़ावा देने वाले संस्थान भी हैं। हाँ, जैसे भारतीय लोक कला मंडल। इसकी स्थापना 1952 में देवीलाल सामर ने की थी। ये लोक कलाओं, खासकर कठपुतली कला के संरक्षण और प्रचार प्रसार का काम करता है। और राजस्थान साहित्य अकादमी? हाँ, राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय भी उदयपुर में ही है। 1958 में स्थापित हुआ। नागदा, ये भी उदयपुर के पास है। हाँ, नागदा कभी मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी। यहाँ सास बहू के मंदिर प्रसिद्ध है, जो असल में सहस्त्रबाहु मंदिर है, विष्णु भगवान को समर्पित। ऋषभदेव?
ऋषभदेव या केसरिया जी, यहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का मंदिर है, जिन्हें केसरिया नाथ या कालाजी भी कहते हैं। भील जनजाति के लोग इन्हें कालाजी के रूप में पूजते हैं और चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर कसम खाते हैं। ये जैन और हिंदू दोनों समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है। देबारी में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का स्मेल्टर प्लांट है, जो 1966 में स्थापित हुआ था। और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य का कुछ हिस्सा भी उदयपुर में है। हाँ, कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद, पाली और उदयपुर तीनों जिलों में फैला है। ये भेड़ियों के प्रजनन स्थली के रूप में जाना जाता है। उदयपुर वाकई झीलों और महलों का शहर है, बहुत खूबसूरत। अब थोड़ा पहाड़ों की ओर रुख करते हैं, सिरोही जिले की तरफ। सिरोही, इसका प्राचीन नाम चंद्रावती था, या अर्बुद प्रदेश भी कहते थे। इसकी स्थापना किसने की? सिरोही शहर की स्थापना 1425 में चौहान शासक सैसमल ने की थी। पहले राजधानी चंद्रावती थी, फिर शिवपुरी, फिर सिरोही बनी। और ये अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की आखिरी रियासत थी? जी हाँ, 1823 में शिव सिंह के समय सिरोही ने सबसे अंत में अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। और राजस्थान में इसका विलय भी 2 चरणों में हुआ। हाँ, सिरोही के आबू दिलवाड़ा क्षेत्र को पहले बंबई प्रांत में मिला दिया गया था, लेकिन गोकुल भाई भट्ट और लोगों के विरोध के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को ये क्षेत्र राजस्थान में मिलाया गया। तो सिरोही का विलय 2 चरणों में पूरा हुआ, 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है माउंट आबू। हाँ, माउंट आबू, राजस्थान का शिमला कहते हैं इसे। ये अरावली पर्वतमाला में स्थित राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। ये उड़िया पठार पर बसा है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर। और यही है गुरु शिखर। जी, गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची, ये राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहाँ गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर, पीक ऑफ द सेंट्स कहा था। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है सेर, 1597 मीटर, वो भी सिरोही में ही है। माउंट आबू में ही नक्की झील है। हाँ, नक्की झील, ये राजस्थान की सबसे ऊंची और एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है। इसके बारे में मान्यता है कि देवताओं ने नाखूनों से खोदी थी। हाँ, ऐसी पौराणिक मान्यता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इसे खोदा था, इसीलिए नाम नक्की पड़ा। गरासिया जनजाति के लोग इसे पवित्र मानते हैं और अपनी अस्थियां यहीं विसर्जित करते हैं। यहाँ कुछ खास चट्टानें भी हैं, टॉड रॉक, नन रॉक। हाँ, झील के किनारे मेढक जैसी आकृति की चट्टान को टॉड रॉक कहते हैं और घूंघट निकाले स्त्री जैसी चट्टान को नन रॉक। यहाँ रघुनाथ जी का मंदिर भी है और एक गांधी घाट भी है। गांधी घाट? हाँ, 1948 में महात्मा गांधी के अस्थियों का कुछ अंश यहाँ विसर्जित किया गया था, उसी की याद में गांधी घाट बना है। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ये तो विश्व प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल, दिलवाड़ा या दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ये 5 मंदिरों का समूह है जो अपनी अद्भुत संगमरमर की नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। इनमें मुख्य कौन से हैं? सबसे मुख्य है 2 मंदिर। पहला विमल वसई, जो प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। इसे गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने 1031 ईस्वी में बनवाया था। और दूसरा है लूण वसई, जो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है। इसे वास्तुपाल और तेजपाल नाम के 2 भाइयों ने 1230 ईस्वी में बनवाया था। ये दोनों भाई गुजरात के वाघेला शासक वीर धवल के मंत्री थे। इनकी नक्काशी के बारे में कहते हैं कि वो बेजोड़ है। हाँ, छतें, मेहराब, खंबे, सब पर इतनी बारीक और सुंदर नक्काशी है कि देखकर यकीन नहीं होता कि ये संगमरमर को तराशकर बनाई गई है। कर्नल टॉड ने कहा था कि ताजमहल के बाद अगर कोई इमारत है तो वो दिलवाड़ा के मंदिर है। तीसरा मंदिर पीतलहर। हाँ, पीतलहर या भीमा शाह का मंदिर। इसमें आदिनाथ की पीतल की बड़ी मूर्ति है जिसे भीमा शाह ने बनवाया था। बाकी 2 मंदिर पार्श्वनाथ, खरतर वसई और महावीर स्वामी के हैं। यहाँ अर्बुदा देवी का मंदिर भी है। जी हाँ, अर्बुदा देवी या अधर देवी का मंदिर, ये भी माउंट आबू में गुफा के अंदर है। इन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ, माउंट आबू अभयारण्य, ये जंगली मुर्गों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है।
यहाँ डिकिल्पटेरा आबुएंसिस नाम का एक दुर्लभ पौधा भी पाया जाता है। हाथल गांव का भी जिक्र आता है। हाँ, हाथल गांव ये सिरोही रियासत के पूर्व दीवान गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान है। गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। बिल्कुल, उन्होंने राजस्थान के एकीकरण और सिरोही प्रजामंडल में महत्वपूर्ण योगदान निभाई थी। अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ का किला मूल रूप से इसे परमार शासकों ने बनवाया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। यहाँ अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ शिवलिंग की नहीं बल्कि शिवजी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। ये तो अनोखी बात है। हाँ, यहाँ मंदाकिनी कुंड और भावराथल भी है। सिरोही की कटी-फटी पहाड़ियों को भाकर कहते हैं। हाँ, पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की जो तीव्र ढाल वाली उबड़-खाबड़ पहाड़ियां हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। तो सिरोही पहाड़ों, मंदिरों, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का संगम है। बिल्कुल, एक अलग ही सुकून है वहाँ। और अब आखिर में चलते हैं चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव, शक्ति एवं भक्ति की नगरी। चित्तौड़गढ़, इसका नाम सुनते ही वीरता, त्याग और बलिदान की कहानियां याद आ जाती हैं। ये सिर्फ एक किला नहीं, राजस्थान की आत्मा का प्रतीक है। इसका सामरिक महत्व बहुत था शायद। हाँ, ये मेसा पठार पर बना है और गंभीरी व बेड़च नदियों के पास स्थित है। ये दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले रास्ते पर पड़ता था, इसलिए इस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी था। इसका निर्माण किसने करवाया? माना जाता है कि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। उन्हीं के नाम पर चित्रकूट पड़ा, जो बाद में चित्तौड़ हो गया। और इसे गोहिल वंश ने कैसे जीता? 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने यहाँ के शासक मान मोरी अमान मौर्य को हराकर इस पर अधिकार कर लिया और गुहिल वंश का शासन स्थापित किया। चित्तौड़गढ़ 3 महान साकों का गवाह रहा है। जी हाँ, 3 साके। पहला साका 1303 में हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। रावल रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 महिलाओं ने जौहर किया। रानी पद्मिनी की कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत से ये कहानी और प्रसिद्ध हुई। दूसरा साका 1534-35 में हुआ। उस समय क्या हुआ था? गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। उस समय विक्रमादित्य शासक थे पर छोटे थे। राजमाता हाड़ी रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी, पर मदद समय पर नहीं पहुंची। बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ और रानी कर्णावती ने जौहर किया। और तीसरा साका? तीसरा साका 1567-68 में हुआ, जब मुगल बादशाह अकबर ने आक्रमण किया। उस समय महाराणा उदय सिंह किले की जिम्मेदारी जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया को सौंपकर गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए थे। जयमल और पत्ता ने बड़ी वीरता दिखाई थी। हाँ, जयमल और पत्ता ने अभूतपूर्व वीरता से किले की रक्षा की। जयमल जब घायल हो गए तो उन्हें कल्लाजी राठौड़ ने अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया। पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ और जयमल पत्ता वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर इनकी वीरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आगरा के किले के बाहर इनकी हाथी पर सवार मूर्तियां लगवाईं। ये साके आज भी राजस्थान के इतिहास में अमर हैं। बिल्कुल, ये त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा है। किले के अंदर विजय स्तंभ है, जो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, विजय स्तंभ। इसे महाराणा कुंभा ने 1447 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर सारंगपुर युद्ध में मिली जीत की याद में बनवाया था। कब से कब तक बनाइए? ये 1440 से 1448 के बीच बना। 8 साल लगे से बनने में। कितना ऊंचा है ये? ये 9 मंजिला है और करीब 122 फुट ऊंचा है। इसके वास्तुकार जैता और उनके पुत्र नापा, पोमा, पूंजा थे। इसे हिंदू मूर्तिकला का अनमोल खजाना क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाहरी और भीतरी दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की असंख्य मूर्तियां उकेरी गई हैं। ये मूर्तियों का एक अजायब घर जैसा है, इसीलिए इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहते हैं। ये विष्णु भगवान को समर्पित है, इसीलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। और इस पर डाक टिकट भी जारी हुआ था। हाँ, 15 अगस्त 1949 को इस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ये राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी है। एक और स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ। हाँ, जैन कीर्ति स्तंभ। ये विजय स्तंभ से पुराना और छोटा है। ये 7 मंजिला है और करीब 75 फीट ऊंचा है। ये किसे समर्पित है? ये प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव को समर्पित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में एक जैन व्यापारी जीजाशाह बघेरवाल ने करवाया था।
चित्तौड़गढ़ सिर्फ युद्धों के लिए ही नहीं, किसान आंदोलनों के लिए भी जाना जाता है। बेंगू किसान आंदोलन। हाँ, बेंगो किसान आंदोलन ये 1921 में मैनाल भीलवाड़ा से शुरू हुआ, पर इसका मुख्य क्षेत्र बेंगू चित्तौड़गढ़ था। ये अत्यधिक लगान और बेगार के खिलाफ था। इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण चौधरी ने किया था। गोविंदपुरा गोलीकांड का जिक्र आता है। हाँ, जुलाई 1923 में गोविंदपुरा गांव में किसानों की सभा पर अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर ट्रेंच ने गोलियां चलवा दी, जिसमें रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ नाम के 2 किसान शहीद हो गए। और बुल्शेविक समझौता क्या था? बेंगो के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच किसानों की मांगों को लेकर एक समझौता हुआ था, लेकिन मेवाड़ सरकार और ब्रिटिश रेजिडेंट ने इसे मानने से इनकार कर दिया और इसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी, शायद रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित बताकर इसे बदनाम करने के लिए। अच्छा, किले के अलावा भैंसरोगढ़ दुर्ग भी है चित्तौड़गढ़ में। हाँ, भैंसरोगढ़ दुर्ग ये चंबल और बामणी नदियों के संगम पर स्थित एक जल दुर्ग है। इसे राजस्थान का वेल्लौर कहते हैं। जी हाँ, इसकी सामरिक स्थिति और बनावट के कारण इसे राजस्थान का वेल्लौर कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण भैंसा शाह नामक व्यापारी और रोड़ा चारण ने करवाया था। कर्नल टॉड ने भी इसकी तारीफ की थी। हाँ, कर्नल टॉड इसकी सुंदरता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कहा था, अगर मुझे राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो मेरी पसंद भैंसरोडगढ़ होगी। मातृकुंडिया ये भी चित्तौड़गढ़ में है। हाँ, राशमी तहसील में। मातृकुंडिया ये बनास नदी के तट पर स्थित है और इसे राजस्थान का हरिद्वार या मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। यहाँ वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है। यहीं से एक ही आंदोलन शुरू हुआ था। जी हाँ, 1921 में मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों को संगठित करने और उनमें राजनीतिक चेतना जगाने के लिए यहीं से एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। चित्तौड़गढ़ में और क्या खास है? बाड़ोली के मंदिर? हाँ, रावत भाटा के पास बाड़ोली के शिव मंदिर हैं। ये 9वीं-10वीं सदी के गुजर प्रतिहार शैली के मंदिर हैं। इनमें मुख्य घाटेश्वर महादेव का मंदिर है। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल टॉड को ही जाता है। बस्सी अपनी काष्ठ कला यानी लकड़ी के खिलौने और कलाकृतियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के बेवाण, लकड़ी के मंदिरनुमा ढांचे और कावड़ चलते फिरते मंदिर मशहूर है। चंदेरिया में एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट है। संत रैदास की छतरी? हाँ, संत रैदास या रविदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभश्याम मंदिर और मीरा मंदिर के पास बनी हुई हैं। संत रैदास मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। आकोला गांव अपने दाबू प्रिंट के लिए जाना जाता है। ये कपड़े पर छपाई की एक पारंपरिक तकनीक है जिसमें मिट्टी, गोंद और चूने के मिश्रण से दबाकर रंगाई की जाती है। और मंडपिया में भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर है जिन्हें सांवलिया सेठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ काफी श्रद्धालु आते हैं। तो चित्तौड़गढ़ सिर्फ वीरता ही नहीं, भक्ति, कला और किसान चेतना का भी केंद्र रहा है। बिल्कुल, इसका इतिहास बहुत गहरा और बहुआयामी है। भीलवाड़ा से करते हैं। इसे अक्सर राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है, इसीलिए इसे टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। अच्छा। पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उद्योगों तक ही सीमित है। यहाँ जैसे आसींद में खारी नदी के किनारे देवनारायण जी का बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। हाँ, देवनारायण जी, लोक देवताओं में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। बिल्कुल, और सवाई भोज का मंदिर भी वहीं पास में है। और अगर इतिहास के लिहाज से देखें भीलवाड़ा को, कुछ खास बातें? हाँ, 2 बातें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो है बागोर। हाँ, कोठारी नदी के किनारे। ये एक मध्य पाषाण काल मतलब मीजोलिथिक पीरियड का स्थल है। अच्छा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से हमें भारत में पशुपालन के, एनिमल हस्बेंड्री के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। अरे वाह, मतलब काफी पुरानी बसावट रही होगी वहाँ। बिल्कुल, और इसकी खोज की थी वीरेंद्रनाथ मिश्र ने 1967 में। 1967। ये तो हुई वागोर की बात। और दूसरी खास बात क्या बता रही थी आप? दूसरा है बिजोलिया। हाँ, इसका नाम तो सुना है। किसान आंदोलन के लिए मशहूर है शायद? बिल्कुल सही। इसका पुराना नाम विजयावली था
और यहाँ राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन हुआ था। सबसे लंबा? कितने साल चला होगा ये? कई दशक तक चला ये। मतलब सामंती शोषण के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा, बहुत लंबा संघर्ष था। और यहीं से हमें बिजोलिया शिलालेख भी मिला है। अच्छा, शिलालेख? हाँ, जो चौहान वंश के इतिहास पर काफी रोशनी डालता है। गुणभद्र सूरी ने लिखा था इसे। और हाँ, भीलवाड़ा में वो ऊपरमाल का पठार भी तो है। हाँ, बिल्कुल। भैंसरूणगढ़ और बिजोलिया के बीच का जो उठा हुआ क्षेत्र है, वही ऊपरमाल का पठार कहलाता है। ठीक है। अच्छा, एक और नाम आता है भीलवाड़ा के साथ, हुड़ा सम्मेलन 1734 का। ये क्या था? होड़ा सम्मेलन है। ये देखिए, उस वक्त मराठों का प्रभाव राजस्थान में बढ़ रहा था। हाँ, वो तो था। तो ये राजस्थान के जो शासक थे, उनकी एक बड़ी कोशिश थी कि मिलकर मराठों के इस बढ़ते दखल को रोका जाए। अच्छा, मतलब एक तरह का गठबंधन बनाने की कोशिश। हाँ, कह सकते हैं। इसकी योजना बनाई थी जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने। ओके। और इसकी अध्यक्षता की थी मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। 17 जुलाई 1734 को ये हुड़ा नाम की जगह पर हुआ था, जो भीलवाड़ा में है। कौन कौन शामिल हुआ था इसमें? काफी रियासतें थीं, जैसे मेवाड़ तो था ही, जयपुर, मारवाड़, नागौर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, करौली, इन सब के शासक या उनके प्रतिनिधि आए थे। तो फिर ये सफल क्यों नहीं हुआ? इतनी बड़ी कोशिश थी। दुर्भाग्य से सफल नहीं हो पाया ये। इसकी मुख्य वजह थी शासकों के बीच आपसी अविश्वास। हाँ। मतलब एक दूसरे पर भरोसा नहीं था, मतभेद थे। ये तो उस दौर की राजपूताना राजनीति की एक कड़वी सच्चाई लगती है। बाहरी खतरा सिर पे रहे, फिर भी एकजुट नहीं हो पा रहे। बिल्कुल, ये घटना उसी चीज को दर्शाती है। भीलवाड़ा में और क्या खास है? उद्योगों की बात हुई, इतिहास की हुई, खनिज संपदा भी है, जैसे रामपुरा आंगुचा माइंस। हाँ, रामपुरा ऊंचा। ये तो सीसा जस्ता मतलब लेड जिंक के लिए बहुत मशहूर है ना? बहुत ज्यादा। देश के प्रमुख खानों में से एक है। और गुलाबपुरा में सहकारी कताई मिल है। अच्छा। और एक और फैक्ट, राज्य का पहला वनस्पति घी का कारखाना भी भीलवाड़ा में ही लगा था 1964 में। ओहो, पहला वनस्पति की कारखाना 1964 में। ये भी दिलचस्प है। और मांडलगढ़ का जिक्र भी आता है शायद। हाँ, मांडलगढ़। यहाँ महाराणा सांगा की छतरी बनी हुई है। महाराणा सांगा की? हाँ, और कहते हैं कि अकबर ने जब हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी की थी, तो कुछ समय के लिए मांडलगढ़ में ही पड़ाव डाला था। अच्छा। यहीं पर जगन्नाथ कछवाहा के 32 खंभों की छतरी भी है। काफी कुछ है मांडलगढ़ में भी। और वो मेनाल जलप्रपात? हाँ, मेनाल जलप्रपात भी भीलवाड़ा जिले में ही है। एक खूबसूरत झरना है। तो मतलब भीलवाड़ा में उद्योग, इतिहास, खनिज और प्राकृतिक सुंदरता सब कुछ है। हाँ, कह सकते हैं कि ये एक मिला-जुला संगम है। चलिए, भीलवाड़ा से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शाहपुरा की। जी, पहले एक रियासत थी, छोटी सी, है ना? हाँ, क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे छोटी रियासतों में गिनी जाती थी। लेकिन इसका कद छोटा नहीं है शायद। बिल्कुल नहीं। इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। एक तो ये कि ये राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित किया। पूर्ण उत्तरदायी शासन मतलब जनता के प्रति जवाबदेह संकार, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपनाने में ये रियासत सबसे आगे रही। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है उस जमाने के हिसाब से। हाँ, और इसकी स्थापना 1631 में सुजान सिंह ने की थी, मुगल बादशाह शाहजहां की मदद से। शाहजहां की मदद से? शायद इसीलिए नाम शाहपुरा पड़ा। हाँ, संभवतः इसीलिए। खासकर एक परिवार का जिक्र आता है बार बार। आप बारहट परिवार की बात कर रहे हैं? है ना? हाँ, बिल्कुल। केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट। ये नाम तो मतलब राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे हैं। केसरी सिंह बारहट जो खुद कवि और क्रांतिकारी थे। हाँ, उन्होंने वो चेतावनी चुगंटिया लिखे थे ना? बिल्कुल। 13 सोरठे थे वो, जो उन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को लिखे थे, ताकि वो लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार 1903 में शामिल ना हो। और कहते हैं उन सोरठों को पढ़कर महाराणा दिल्ली जाकर भी दरबार में शामिल नहीं हुए थे। गजब का प्रभाव था उनकी लेखनी का। और उन्होंने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना भी की थी। हाँ, क्रांतिकारियों को संगठित करने के लिए। उनके भाई थे जोरावर सिंह बारहट। उन्होंने तो दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। हाँ, 1912 में। उसके बाद वो पकड़े नहीं गए। भेष बदलकर अमरदास बैरागी के नाम से घूमते रहे और आजाद ही रहे अंत तक। और प्रताप सिंह बारहट, केसरी सिंह जी के पुत्र। हाँ, वो भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। बनारस षड्यंत्र केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और बरेली जेल में उन पर बहुत अत्याचार हुए थे ना? हाँ, बहुत यातनाएं दी गई ताकि वो अपने साथियों के नाम बता दें, पर उन्होंने मुंह नहीं खोला। उनका वो कथन बहुत प्रसिद्ध है।
मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। बिल्कुल, सिर्फ 22 साल की उम्र में वो जेल में ही शहीद हो गए। इस पूरे परिवार का बलिदान अतुलनीय है। सच में। अच्छा, शाहपुरा में प्रजामंडल आंदोलन भी चला था। हाँ, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास, अभय सिंह दांगी जैसे नेता इसमें सक्रिय थे। और गोकुल लाल असावा। हाँ, गोकुललाल असावा का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। 1946 में उनके नेतृत्व में ही शाहपुरा में अंतरिम सरकार बनी थी। अच्छा, जो उत्तरदायी शासन की बात हमने की थी। बिल्कुल। और बाद में जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो दूसरे चरण पूर्व राजस्थान संघ में गोकुललाल असावा प्रधानमंत्री बने थे। क्या बात है। शाहपुरा की एक और पहचान है, वो कला वाली। फड़ चित्रकला। हाँ, ये शाहपुरा की विश्व प्रसिद्ध देन है। क्या होता है इसमें? इसमें कपड़े की एक लंबी शीट पर, जिसे फड़ कहते हैं, लोक देवता, खासकर पाबूजी और देवनारायण जी की जीवन कथा और उनके चमत्कारों को चित्रित किया जाता है। अच्छा, मतलब पूरी कहानी एक चित्र में? हाँ, कई दृश्यों के माध्यम से पूरी कहानी कही जाती है। भोपे इसे गाकर सुनाते हैं, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। और जोशी परिवार का नाम इससे जुड़ा है। हाँ, जोशी परिवार ने इस कला को पीढ़ियों से सहेज कर रखा है। श्रीलाल जोशी जी को तो पद्मश्री भी मिला था इसके लिए। आजकल शांतिलाल जोशी, दुर्गेश जोशी जैसे कलाकार इसे आगे बढ़ा रहे हैं। कमाल की कला है ये तो। शाहपुरा में और क्या देखने लायक है? बनेरा का किला सुना है? हाँ, बनेरा का किला है, जिसे कुछ लोग शाहपुरा का खजुराहो भी कह देते हैं, शायद वहाँ की मूर्तियों के कारण। और जहाजपुर? जहाजपुर भी शाहपुरा जिले में आता है। यहाँ के बारे में मान्यता है कि यहीं अर्जुन ने सर्प यज्ञ किया था। यहाँ एक चिमना बावड़ी भी है। और कोठड़ी? सोने की खान मिली थी शायद यहाँ। हाँ, कोठड़ी में राज्य की पहली सोने की खान मिली थी और हाल ही में देवतलाई गांव में सोने के नए भंडार मिलने की भी खबर आई थी। ओहो, सोना भी है शाहपुरा में? हाँ, और एक और महत्वपूर्ण बात, संत रामचरण जी, रामस्नेही संप्रदाय वाले। बिल्कुल, उन्होंने रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी और उनकी मुख्य पीठ शाहपुरा में ही है। यहाँ हर साल फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है, जो बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा, फूल डोल महोत्सव। तो शाहपुरा मतलब इतिहास, कला, क्रांति और अब सोना भी। हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका कह सकते हैं इसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिण राजस्थान की तरफ चलते हैं। डूंगरपुर, इसे पहाड़ियों का नगर कहते हैं। हाँ, नाम से ही जाहिर है, डूंगर मतलब पहाड़। यहाँ की भौगोलिक बनावट ऐसी है। और यहाँ का बेणेश्वर मेला, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। बेणेश्वर मेला तो मतलब वागड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा आकर्षण है। ये सोम, माही और जाखम, इन 3 नदियों के संगम पर लगता है, नवाटापारा गांव में। 3 नदियों का संगम, त्रिवेणी संगम। हाँ, और इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। माघ महीने की पूर्णिमा पर यहाँ बहुत बड़ा मेला भरता है। दूर दूर से आदिवासी समुदाय के लोग आते हैं। और सबसे अनोखी बात जो मैंने सुनी है वो ये कि यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। हाँ, ये बेणेश्वर की सबसे खास बात है। यहाँ जो शिवलिंग है वो खंडित है, टूटा हुआ है, और उसी रूप में उसकी पूजा होती है। कहते हैं भारत में ये अकेली ऐसी जगह है जहाँ खंडित शिवलिंग पूजा जाता है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प और अनोखी बात है। डूंगरपुर का जिक्र एक और घटना के बिना अधूरा रहता है, रास्तापाल कांड। हाँ, 19 जून 1947 की वो दुखद घटना। क्या हुआ था उस दिन? उस समय रियासतें स्कूलों को बंद करवा रही थीं, जो जन जागृति का काम कर रहे थे। अच्छा। रास्तापाल गांव में भी सेंगा भाई नाम के एक शिक्षक स्कूल चला रहे थे। जब पुलिस स्कूल बंद करवाने आई और सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटने लगी, तो उनकी एक शिष्या 13 साल की भील बालिका कालीबाई, हाँ, उसने हिम्मत दिखाकर अपने शिक्षक को बांधने वाली रस्सी काट दी, लेकिन पुलिस ने गोलियां चला दी। ओहो। इस गोलीबारी में सेंगा भाई और कालीबाई दोनों शहीद हो गए। सिर्फ 13 साल की उम्र में शिक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान। हाँ, इसीलिए कालीबाई को राजस्थान की सबसे कम उम्र की शहीद स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उनकी स्मृति में पुरस्कार भी दिए जाते हैं। यहीं पास में पुनावड़ा हत्याकांड भी हुआ था, वो भी शिक्षा से ही जुड़ा था। ये घटनाएं बताती हैं कि आजादी और शिक्षा के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है। अच्छा, डूंगरपुर में गलियाकोट का भी नाम आता है। हाँ, गलियाकोट, ये माही नदी के किनारे है और दाऊदी बोहरा समुदाय का एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है।
यहाँ सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है। बोहरा समुदाय की प्रमुख पीठ है ये। बिल्कुल। और गलियाकोट एक और चीज के लिए जाना जाता है, रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग, ये क्या होता है? इसमें घिया पत्थर, सोपस्टोन को तराश कर खूबसूरत खिलौने और मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये यहाँ का पारंपरिक हस्तशिल्प है। अच्छा, सोपस्टोन के खिलौने। और नवलखा बावड़ी? हाँ, नवलखा बावड़ी भी डूंगरपुर में है। कहते हैं इसे महारावल आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने बनवाया था। काफी सुंदर बावड़ी है। जूना महल भी है यहाँ, पुराना महल। और गौरीबाई, जिन्हें बागड़ की मीरा कहते हैं? हाँ, गौरीबाई का मंदिर भी डूंगरपुर में है। वो कृष्ण भक्त थी और उनकी भक्ति मीराबाई जैसी ही थी, इसीलिए उन्हें बागड़ की मीरा कहा जाता है। संत मावजी का भी जिक्र आया था बेनेश्वर धाम के संदर्भ में। हाँ, संत मावजी, जिन्होंने बेनेश्वर धाम की स्थापना की थी, उनका जन्म यहीं डूंगरपुर के साबला गांव में हुआ था। उन्होंने निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। और उनका ग्रंथ चोपड़ा कहलाता है। हाँ, उनके उपदेश और भविष्यवाणियां चोपड़ा नामक ग्रंथों में संकलित हैं। कहते हैं ये सिर्फ दीपावली पर ही बाहर निकाले जाते हैं। ये भी अनोखी बात है। और भोगीलाल पंड्या, बागड़ के गांधी। हाँ, भोगीलाल पंड्या जी, डूंगरपुर में जन जागृति लाने और प्रजामंडल आंदोलन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, इसीलिए उन्हें बागड़ का गांधी कहा जाता है। डूंगरपुर 2015 में राज्य का पहला जैविक जिला भी बना था, ये भी एक फैक्ट है। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के मामले में ये अग्रणी रहा। और एक और महत्वपूर्ण बात, यहाँ राज्य का लिंगानुपात सेक्स रेशो सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 994 था। हाँ, ये एक सकारात्मक सूचक है। और हाँ, गोविंद गुरु, जिन्होंने संप सभा की स्थापना की थी, उनका जन्म भी डूंगरपुर के बांसिया गांव में हुआ था। बसी संस्कृति, इतिहास, संत परंपरा और सामाजिक सुधारों का केंद्र रहा है। बिल्कुल। अब यहाँ से चलते हैं पास ही बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, जिसे 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। हाँ, जैसा मैंने बताया था, माही नदी के कारण यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे टापू या द्वीप जैसे बन गए हैं, इसीलिए ये नाम पड़ा। और इसकी स्थापना किसने की थी? कहते हैं जगमाल सिंह ने इसकी स्थापना की थी। बांसवाड़ा का नाम आते ही मानगढ़ धाम की याद आती है। एक बहुत ही दर्दनाक इतिहास जुड़ा है इससे। हाँ, 17 नवंबर 1913। वो तारीख भूलना मुश्किल है। क्या हुआ था मानगढ़ पहाड़ी पर उस दिन? देखिए, गोविंद गुरु के नेतृत्व में भीलों को संगठित करने के लिए संभव सभा काम कर रही थी। हाँ, जो सामाजिक और धार्मिक सुधारों की बात करती थी। बिल्कुल। तो मानगढ़ पहाड़ी पर संपत सभा का एक शांतिपूर्ण सम्मेलन चल रहा था। हजारों भील इकट्ठे थे। तभी अंग्रेजी सेना और रियासती फौज ने पहाड़ी को घेरकर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, बिना किसी चेतावनी के। हाँ, कहा जाता है कि इस गोलीकांड में लगभग 1500 भील मारे गए थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब। 1500। ये तो जलियांवाला बाग जैसा ही हो गया। हाँ, इसीलिए इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग या आदिवासी जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। यह आदिवासी अधिकारों के लिए हुए संघर्ष की एक बहुत अहम और दुखद कड़ी है। आज भी वहाँ स्मारक बना हुआ है ना? हाँ, उनकी याद में स्मारक बना है और हर साल वहाँ श्रद्धांजलि सभा होती है। बांसवाड़ा में माही नदी पर एक बड़ा बांध भी है। हाँ, माही बजाज सागर बांध। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा? हाँ। कितना लंबा होगा? करीब 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे सिंचाई और बिजली उत्पादन दोनों होता है। और त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर, वो भी यहीं है। हाँ, तलवाड़ा गांव में है। त्रिपुरा सुंदरी, जिन्हें तुरताई माता भी कहते हैं, उनका बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ देवी की 18 भुजाओं वाली काले पत्थर की मूर्ति है। 18 भुजाओं वाली? ये तो काफी अनोखी बात है। हाँ, और ये वसुंधरा राजे जी की कुलदेवी भी मानी जाती हैं। अच्छा, और अर्दुना, ये जगह भी महत्वपूर्ण है। अर्दुना, हाँ, ये कभी परमार शासकों की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ कई प्राचीन मंदिर हैं, खासकर शिव मंदिर। इसे मंदिरों का नगर भी कहा जाता था कभी। और घोटिया अंबा मेला? हाँ, घोटिया अंबा मेला भी बांसवाड़ा में लगता है। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा जाता है, पहला बेणेश्वर। ठीक है। एक राजनीतिक हस्ती भी बांसवाड़ा से थे, हरिदेव जोशी जी। हाँ, हरिदेव जोशी जी, वो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। 3 बार? और कहते हैं वो लगातार 10 विधानसभा चुनाव जीते थे। हाँ, ये एक रिकॉर्ड है। वो बांसवाड़ा के खंडूग्राम के थे। बांसवाड़ा किसी खनिज के लिए भी जाना जाता है। हाँ, मैंगनीज। बांसवाड़ा में मैंगनीज का अच्छा खासा उत्पादन होता है। लीलवानी, तलवाड़ा, काला खूटा, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। ओके,
तो बांसवाड़ा मतलब माही नदी, बांध, मंदिर, मैंगनीज और मानगढ़ का इतिहास। हाँ, मुख्य रूप से यही पहचान है। चलिए अब चलते हैं प्रतापगढ़। ये जिला तो काफी नया है ना? हाँ, ये 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला बना था, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा के कुछ हिस्सों को मिलाकर। अब प्रतापगढ़ का नाम आते ही एक खास कला जहन में आती है, थेवा कला। बिल्कुल, थेवा कला तो प्रतापगढ़ की पहचान ही बन गई है। यहाँ यहीं की यूनिक आर्ट है। क्या होता है इसमें? आपने पहले थोड़ा बताया था। इसमें रंगीन कांच, खासकर हरे कांच पर सोने की बहुत ही बारीक महीन कारीगरी या नक्काशी की जाती है। सोने की परत को कांच पर इस तरह सेट किया जाता है कि वो एक खूबसूरत डिजाइन बन जाए। कांच पर सोने की कारीगरी सुनने में कितना नाजुक और सुंदर लगता है। हाँ, और ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत धैर्य और कुशलता चाहिए। नाथू जी सोनी को इसका प्रवर्तक माना जाता है। और ये कला सोनी परिवार तक ही सीमित है शायद। हाँ, पारंपरिक रूप से ये कला सोनी परिवार के पुरुषों तक ही सीमित रही है और इसे गुप्त रखा जाता रहा है। महेश राज सोनी जी को इसके लिए पद्मश्री भी मिला था। वाह। प्रतापगढ़ को एक और चीज के लिए जाना जाता है, उड़न गिलहरी। हाँ, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला है। ये अभयारण्य किस लिए खास है? कई चीजों के लिए। एक तो जैसा आपने कहा उड़न गिलहरी, जी। जिसे स्थानीय भाषा में आशोवा या मसोवा कहते हैं। ये रात में पेड़ की ऊंचाई से ग्लाइड करती है। अच्छा, उड़ती नहीं, ग्लाइड करती है। हाँ, इसके शरीर में त्वचा की एक झिल्ली होती है जिसे फैलाकर ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती हैं। उड़ने जैसा लगता है। कमाल है। और क्या है सीता माता अभयारण्य में? यहाँ सागवान के बहुत घने वन पाए जाते हैं। राजस्थान में सागवान वनों के लिए यही अभयारण्य मुख्य रूप से जाना जाता है। सागवान के वन? हाँ, और ये राजस्थान का सबसे ज्यादा जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी वाला अभयारण्य माना जाता है। यहाँ पेंगोलिन, जिसे आड़ा हुला कहते हैं, वो भी मिलता है। अच्छा, पेंगोलिन भी? हाँ। और इसे चीतल की मातृभूमि भी कहते हैं। हाँ, यहाँ चीतल हिरण काफी संख्या में पाए जाते हैं। इसी अभयारण्य में लव कुश नाम के 2 झरने भी हैं शायद। बिल्कुल, लव और कुश नाम के 2 ठंडे और गर्म पानी के झरने हैं। ऐसी मान्यता है कि यहीं सीता माता वाल्मीकि आश्रम में रही थीं और लव कुश का जन्म हुआ था। ओहो, तो नामकरण का ये कारण है। और जाखम बांध वो भी यही है? हाँ, जाखम बांध सीता माता अभयारण्य में ही जाखम नदी पर बना है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा? हाँ। कितना ऊंचा है? इसकी ऊंचाई 81 मीटर है। 81 मीटर? हाँ। काफी ऊंचा है। प्रतापगढ़ में अरनोद नाम की जगह भी है? हाँ, अरनोद। यहाँ गौतमेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है। इसे कांठल का हरिद्वार या आदिवासियों का हरिद्वार भी कहते हैं। कांठल का हरिद्वार? कांठल प्रतापगढ़ के क्षेत्र को ही कहते हैं ना? हाँ, माही नदी के किनारे का जो क्षेत्र प्रतापगढ़ में आता है उसे कांठल कहा जाता है। ठीक है, तो प्रतापगढ़ मतलब थेवा कला, सीता माता अभयारण्य, उड़न गिलहरी और जाखम बांध। मुख्य रूप से यही इसकी पहचान है। अगला पड़ाव है राजसमंद। ये पहले उदयपुर का ही हिस्सा था शायद। हाँ, 1991 में ये उदयपुर से अलग होकर एक नया जिला बना था। और इसका नाम राजसमंद झील के नाम पर पड़ा? बिल्कुल, यहाँ की राजसमंद झील बहुत प्रसिद्ध है। इसे महाराणा राज सिंह प्रथम ने बनवाया था। क्यों बनवाया था उन्होंने? कहते हैं 17वीं सदी में भीषण अकाल पड़ा था, तो अकाल राहत कार्यों के तहत लोगों को रोजगार देने के लिए गोमती नदी पर ये बांध बनवाकर झील का निर्माण करवाया था। अच्छा, अकाल राहत के लिए। हाँ, और इसी झील की पाल पर, जिसे नौचौकी पाल कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति लगी हुई है, राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति? हाँ। इसका जिक्र आया था, दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति। हाँ, संस्कृत भाषा में 25 बड़ी-बड़ी शिलाओं पर मेवाड़ का पूरा इतिहास उत्कीर्ण है, बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक का। और इसे लिखा किसने था? इसे रणछोड़ भट्ट तैलंग ने लिखा था। ये संस्कृत महाकाव्य है। कमाल है, 25 शिलाओं पर पूरा इतिहास। और राजसमंद का नाम आते ही एक और चीज याद आती है, कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़, हाँ, ये तो मतलब मेवाड़ की शान है। अरावली की पहाड़ियों पर बना ये किला अपनी बनावट और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। इसे राणा कुंभा ने बनवाया था? हाँ, महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। इसके मुख्य शिल्पी थे मंडन। और इसकी दीवार, वो तो बहुत लंबी है ना? हाँ, इसकी दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। कहते हैं ये चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। 36 किलोमीटर?
अविश्वसनीय। बिल्कुल। और ये इतनी चौड़ी है कि कहते हैं 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं इस पर। अबुल फजल ने इसके बारे में कुछ कहा था ना? हाँ, अबुल फजल ने लिखा था कि दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। क्या बात है। और इसी किले के अंदर एक और छोटा किला है, कटारगढ़। हाँ, कटारगढ़ ये कुंभलगढ़ के सबसे ऊंचे भाग पर बना है और इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता था। यहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, बादल महल में। अच्छा, महाराणा प्रताप का जन्म स्थान। हाँ, और यहीं पर राणा कुंभा की उनके पुत्र उदा ने हत्या कर दी थी। अहो, कुंभलगढ़ का इतिहास भी काफी घटनाओं से भरा है। राजसमंद में नाथ द्वारा का भी बहुत महत्व है। नाथ द्वारा तो श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी यानी भगवान कृष्ण का बाल रूप। हाँ, ये वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। कहते हैं औरंगजेब के समय जब मथुरा वृंदावन में मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, तब श्रीनाथ जी की इस मूर्ति को सुरक्षित यहाँ लाया गया था। अच्छा। कपड़े पर बनी पेंटिंग्स होती हैं जो श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे लगाई जाती हैं। इनमें कृष्ण लीलाओं के दृश्य बने होते हैं। बहुत सुंदर होती हैं ये। नाथद्वारा के पास ही मोलेला गांव है। वो किस लिए जाना जाता है? मोलेला गांव टेराकोटा के काम के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा मतलब मिट्टी की मूर्तियां। हाँ, मिट्टी को पकाकर जो मूर्तियां और खिलौने बनाए जाते हैं। खासकर लोक देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ बनती हैं, जिन्हें मन्नत पूरी होने पर चढ़ाया जाता है। मोहनलाल कुम्हार जैसे कलाकारों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। अच्छा। और खमनौर, ये चैती गुलाब के लिए फेमस है? हाँ, खमनौर घाटी में चैती गुलाब या दशमक गुलाब की खेती होती है, जिससे गुलाब जल और गुलकंद बनाया जाता है। राजसमंद में कोई प्राचीन सभ्यता स्थल भी मिला है? हाँ, गिलुंड सभ्यता, बनास नदी के पास ये ताम्र पाषाण कालीन स्थल मिला है। और हल्दी घाटी का मैदान, वो भी राजसमंद में ही है? हाँ, हल्दी घाटी का ऐतिहासिक मैदान राजसमंद जिले में ही आता है, खमनौर के पास। यहीं 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच वो भयंकर युद्ध हुआ था, जिसे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं। हाँ, जैसे अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। मेवाड़ की थर्मोपल्ली? हाँ, यूनान के थर्मोपल्ली युद्ध से इसकी तुलना की, जहां कम सैनिकों ने बड़ी सेना का मुकाबला किया था। और दिवेर का युद्ध, वो भी यहीं पास में हुआ था? हाँ, दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को हराया था। ये प्रताप की एक बड़ी जीत मानी जाती है। और कर्नल टॉड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा था। बिल्कुल। तो राजसमंद झीलों, किलों, मंदिरों, कला और ऐतिहासिक युद्धों की भूमि है। सही कहा। अब यहाँ से चलते हैं कोटा, आज की शिक्षा नगरी। हाँ, आजकल तो कोटा की पहचान कोचिंग सेंटर से बन गई है। इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए देश भर से छात्र यहाँ आते हैं। लेकिन इसका अपना इतिहास भी है। इसे राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं। क्यों? शायद इसके औद्योगिक विकास के कारण। कानपुर भी एक औद्योगिक शहर है। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसकी स्थापना का क्या इतिहास है? कहते हैं यहाँ कोटिया भील का शासन था, जिसके नाम पर कोटा नाम पड़ा। बाद में बूंदी के हाड़ा शासकों के अधीन आया। फिर शाहजहां के समय माधो सिंह हाड़ा ने इसे एक स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित किया। अच्छा, माधो सिंह हाड़ा ने? ये हाड़ौती क्षेत्र का हिस्सा है। हाँ, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये हाड़ौती कहलाता है। कोटा औद्योगिक रूप से काफी विकसित है। हाँ, यहाँ काफी इंडस्ट्रीज हैं। जैसे राज्य का पहला एग्रो फूड पार्क यहीं रानपुर में है। बिल्कुल। सैमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज जो टीवी पिक्चर ट्यूब बनाती थी, वो भी यहीं थी। इंडियन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड भी यहीं है। और कैथून, ये जगह किस लिए फेमस है? कैथून 2 चीजों के लिए जाना जाता है। एक तो कोटा डोरिया साड़ियाँ। हाँ, कोटा डोरिया बहुत फेमस है। बहुत बारीक और हल्की होती हैं ये। हाँ। और दूसरा, कैथून में भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है। विभीषण मंदिर, रावण के भाई विभीषण का? हाँ, उन्हीं का। ये काफी अनोखी बात है। कोटा का दशहरा मेला भी बहुत प्रसिद्ध है ना? हाँ, कोटा का दशहरा मेला अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। काफी पुराना मेला है ये। और यहाँ देखने लायक जगह कौन सी है? मथुराधीश मंदिर का जिक्र आता है। हाँ, मथुराधीश मंदिर वल्लभ संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। क्षारबाग की छतरियां हैं, जहाँ कोटा के शासकों के स्मारक बने हैं। अभेड़ा महल है। और किशोर सागर तालाब के बीच में जग मंदिर बना हुआ है, काफी सुंदर लगता है वो। 4 चौमा का शिव मंदिर।
ये गुप्तकालीन है। हाँ, चारचौमा गांव में गुप्त काल का बना एक प्राचीन शिव मंदिर मिला है जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और एक अबला मीड़ी का महल भी है जिसे हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। हाँ, कहते हैं कोटा के शासक मुकुंद सिंह ने अपनी पासवान अबला मीणी के लिए ये महल बनवाया था। ये दर्रा अभयारण्य के पास है। तो कोटा मतलब शिक्षा, उद्योग, चंबल नदी, दशहरा और कुछ ऐतिहासिक इमारतें। हाँ, मोटे तौर पर यही है। कोटा से आगे बढ़ते हैं, पास ही है बारा। इसे मसाला नगरी कहते हैं। हाँ, बारां जिले में मसालों का, खासकर धनिया और लहसुन का उत्पादन बहुत होता है, इसीलिए इसे मसाला नगरी कहा जाता है। और यहाँ एक खास जनजाति रहती है, सहरिया। हाँ, सहरिया जनजाति। ये राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप में शामिल किया है। ये बारां जिले की शाबाद और किशनगंज तहसीलों में मुख्य रूप से रहते हैं। और सीताबाड़ी का मेला, उसे सहरियाओं का कुंभ कहते हैं। बिल्कुल, सीताबाड़ी में ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को बहुत बड़ा मेला लगता है। ये सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है, इसीलिए इसे सहरियाओं का कुंभ कहा जाता है। यहाँ वाल्मीकि मंदिर भी है। अच्छा, बारा में एक अनोखा मंदिर भी है, सौरसेन में, ब्रह्माणी माता का। हाँ, ये बहुत ही अनोखी बात है। सौरसेन में ब्रह्माणी माता का मंदिर है जहाँ देवी की मूर्ति की नहीं बल्कि उनकी पीठ की पूजा होती है। पीठ की पूजा? हाँ, देवी की पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है और भक्त पीठ के ही दर्शन करते हैं। शायद ये भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है। यहाँ गधों का मेला भी लगता है। गधों का मेला, ये भी अनोखी बात है। बारा में किले भी हैं। शाहबाद का किला? हाँ, शाहबाद का किला है जो मुकुटमणि देव ने बनवाया था, और शेरगढ़ का किला भी है। शेरगढ़, इसका कुछ और नाम भी था? हाँ, इसे कोशवर्धन दुर्ग भी कहते थे। ये परवन नदी के किनारे है। शेरशाह सूरी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था शायद, इसीलिए नाम शेरगढ़ पड़ा। और भंडदेवरा के शिव मंदिर, उन्हें क्या कहते हैं? भंडदेवरा में 10वीं सदी के शिव मंदिर हैं जो रामगढ़ की पहाड़ी पर बने हैं। इनकी शैली खजुराहो के मंदिरों से मिलती जुलती है, इसीलिए इन्हें राजस्थान का लघु खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। मिनी खजुराहो, अच्छा। और रामगढ़ क्रेटर का भी जिक्र था? हाँ, रामगढ़ में एक बहुत बड़ा गोलाकार गड्ढा है। माना जाता है कि ये करोड़ों साल पहले उल्कापिंड गिरने से बना था। हाल ही में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जियो हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता मिली है। ये तो बड़ी बात है। बारा में बिजली उत्पादन भी होता है? हाँ, छबड़ा में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है जिसकी उत्पादन क्षमता काफी ज्यादा है, और अंता में एनटीपीसी का गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट है। ओके, तो बारा मतलब सहरिया जनजाति, मसाले, सीताबाड़ी मेला और कुछ ऐतिहासिक स्थल और पावर प्लांट्स। बिल्कुल। अब हाड़ौती से निकलकर शेखावाटी की तरफ चलते हैं। पहले सीकर, इसे शेखावाटी का सिरमौर कहते हैं। हाँ, सीकर शेखावाड़ी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ लक्ष्मणगढ़ का किला है जो एक पहाड़ी पर बना है, और फतेहपुर, इसे धनपतियों का नगर कहते थे। केवीके भी स्थापित हुआ था। अच्छा, पहला केवीके फतेहपुर में, और यहाँ एक सरस्वती पुस्तकालय भी है। हाँ, फतेहपुर में एक पुराना सरस्वती पुस्तकालय है जहाँ दुर्लभ पांडुलिपियां संग्रहित हैं। सीकर का नाम किसान आंदोलन से भी जुड़ा है ना? हाँ, शेखावाटी किसान आंदोलन का सीकर एक बड़ा केंद्र था। यहाँ के किसानों ने जागीरदारों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी। रामनारायण चौधरी जैसे नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और कटराथल महिला सम्मेलन, वो तो बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। बहुत ज्यादा। 1934 में कटराथल गांव में सम्मेलन हुआ था। ठाकुर देशराज की पत्नी थी किशोरी देवी। उनके नेतृत्व में लगभग 10,000 जाट महिलाओं ने जागीरदारों के अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। 10,000 महिलाएं 1934 में? हाँ, उस जमाने में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का इस तरह संगठित होकर आवाज उठाना एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक घटना थी। कहते हैं इसकी गूंज ब्रिटेन की संसद तक सुनाई दी थी। क्या बात है। और कुंदन हत्याकांड, वो भी इसी आंदोलन से जुड़ा है? हाँ, कुंदन गांव में किसानों पर गोली चलाई गई थी। वो घटना भी इसी आंदोलन का हिस्सा थी। सीकर में जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर भी है? हाँ, रेवासा गांव के पास पहाड़ी पर जीण माता का बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। ये चौहानों की कुल देवी मानी जाती हैं। और कहते हैं इनका लोकगीत राजस्थान का सबसे लंबा लोकगीत है। हाँ, ऐसा माना जाता है। इनके भाई हर्ष का मंदिर भी पास की पहाड़ी पर है, हर्षनाथ पहाड़ी पर। और गणेश्वर सभ्यता, वो भी सीकर में ही है। हाँ, नीम का थाना के पास कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। ताम्रयुगीन मतलब कॉपर एज? हाँ,
और इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। जननी क्यों? क्योंकि यहाँ से जो तांबे के उपकरण मिले हैं, जैसे तीर के नोक, मछली पकड़ने के कांटे, कुल्हाड़ियाँ वगैरह, वो बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। इनमें 99% तक शुद्ध तांबा था। 99% शुद्ध? हाँ, माना जाता है कि यहीं से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताओं को भी तांबा सप्लाई किया जाता था। यहाँ से तांबे का निर्यात होता था। ये तो बहुत महत्वपूर्ण खोज है। तो सीकर मतलब शेखावाटी का सिरमौर, किसान आंदोलन, जीण माता और गणेश्वर सभ्यता। हाँ, मुख्य रूप से। सीकर से आगे बढ़ते हैं, झुंझुनू। ये भी शेखावाटी का हिस्सा है। ये अपनी हवेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है ना? बिल्कुल, झुंझुनू और पूरा शेखावाटी क्षेत्र ही अपनी भव्य हवेलियों और उन पर बने भित्ति चित्रों, फ्रेस्कोस के लिए जाना जाता है। ये हवेलियां यहाँ के सेठों ने बनवाई थीं। कहाँ हैं ये हवेलियां? झुंझुनू शहर में भी हैं और आसपास के कस्बों जैसे मंडावा, बिसाऊ, ढूंढलोद, मलसीसर, नवलगढ़, इनमें बहुत सुंदर हवेलियां हैं। मंडावा, बिसाऊ, इन्हें पंचपाणा कहते थे शायद। हाँ, मंडावा, बिसाऊ, ढूंढलोद, मलसीसर और नवलगढ़, इन 5 ठिकानों को मिलाकर पंचपाणे कहा जाता था। नवलगढ़ को तो शेखावाटी की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। हाँ, यहाँ बहुत सारी सुंदर और बड़ी हवेलियां हैं। सोने चांदी की दुकान वाली हवेली भी यहीं है शायद। महनसर में भी है शायद सोने की दुकान वाली हवेली। हाँ, महनसर में भी है पोद्दार की सोने की दुकान। भित्ति चित्रों के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। बिसाऊ की मूक रामलीला भी अनोखी है। हाँ, बिसाऊ में बिना संवादों के सिर्फ इशारों में रामलीला का मंचन होता है, जो काफी अनूठी परंपरा है। झुंझुनू में रानी सती का भी बहुत बड़ा मंदिर है। हाँ, झुंझुनू शहर में रानी सती का मंदिर है, जिन्हें दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। ये अग्रवाल समाज की कुलदेवी मानी जाती हैं। भाद्रपद अमावस्या को यहाँ पहले बड़ा मेला लगता था। और नरहड़, वहाँ पीर बाबा की दरगाह है। हाँ, नरहड़ गांव में हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह है। इन्हें बागड़ का धनी भी कहा जाता है। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उर्स लगता है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। बागड़ का धनी, ये बागड़ वागड़ से अलग है? हाँ, ये शेखावाटी के पास का क्षेत्र है। वो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला वागड़ अलग है। अच्छा, झुंझुनू में कोई सभ्यता स्थल भी मिला है? हाँ, सुनारी सभ्यता। ये कांतली नदी के किनारे ही मिली है, गणेश्वर के पास। यहाँ से लौह अयस्क गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। लोहे की भट्टियां? मतलब ये लौहयुगीन सभ्यता थी? हाँ, यहाँ लोहे के हथियार वगैरह भी मिले हैं। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय भी यहीं था? हाँ, अंग्रेजों ने शेखावाटी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शेखावाटी ब्रिगेड का गठन किया था और उसका मुख्यालय झुंझुनू में ही था। पिलानी का नाम भी झुंझुनू से जुड़ा है? हाँ, पिलानी में बिड़ला परिवार ने कई शिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। सबसे प्रसिद्ध है बिट्स पिलानी, बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान। बिट्स तो बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। और सीरी? हाँ, सीरी, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये भी पिलानी में ही है। खेतड़ी महल, उसे शेखावाटी का हवा महल कहते हैं? हाँ, खेतड़ी में एक महल है जिसे खेतड़ी महल कहते हैं। इसकी बनावट थोड़ी जयपुर के हवा महल जैसी है, कई खिड़कियां वगैरह हैं, इसलिए इसे शेखावाटी का हवा महल या दूसरा हवा महल कह देते हैं। इसे भोपाल सिंह ने बनवाया था। और खेतड़ी, ये तो तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल, खेतड़ी की तांबे की खानें तो प्राचीन काल से प्रसिद्ध हैं। यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL का बड़ा तांबा निकालने और गलाने का संयंत्र है। और खेतड़ी के एक शासक का स्वामी विवेकानंद से भी संबंध था। हाँ, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह, वो स्वामी विवेकानंद के बड़े प्रशंसक और मित्र थे। उन्होंने ही स्वामी जी को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जाने के लिए आर्थिक सहायता दी थी। और कहते हैं विवेकानंद नाम भी उन्होंने ही सुझाया था। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि स्वामी जी का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और महाराजा अजीत सिंह ने ही उन्हें विवेकानंद नाम अपनाने का सुझाव दिया था। ये तो बड़ी रोचक जानकारी है। झुंझुनू में लोहारगल का भी जिक्र आता है। हाँ, लोहारगल एक तीर्थ स्थान है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने हथियार यहीं गलाए थे, इसीलिए इसका नाम लोहारगल पड़ा। अच्छा, और यहाँ की परिक्रमा प्रसिद्ध है? हाँ, यहाँ की 24 कोसी परिक्रमा काफी प्रसिद्ध है, जो भाद्रपद महीने में होती है। तो झुंझुनू मतलब हवेलियां, भित्ति चित्र, रानी सती, खेतड़ी का तांबा और स्वामी विवेकानंद का कनेक्शन। हाँ, और शेखावाटी की संस्कृति। बिल्कुल। अब बात करते हैं सलुम्बर की। ये तो बिल्कुल नया जिला। हाँ, सबसे नए जिलों में से एक।
7 अगस्त 2023 को ये उदयपुर से अलग होकर राजस्थान का एक नया जिला बना है। तो इसका इतिहास तो उदयपुर और मेवाड़ से ही जुड़ा होगा। बिल्कुल। सलुम्बर मेवाड़ रियासत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ठिकाना था। यहाँ चुंडावतों का शासन था, जो मेवाड़ के महाराणाओं के सबसे प्रमुख सामंतों में से थे। चुंडावत, ये राणा चुंडा के वंशज थे ना, जिन्होंने मेवाड़ का राजपाट त्याग दिया था। हाँ, उन्हीं के वंशज। उन्हें मेवाड़ के हरावल यानी सेना की अग्रिम पंक्ति में रहने का अधिकार मिला हुआ था। सलुम्बर के रावत का मेवाड़ में बहुत सम्मान था। चावंड, जो महाराणा प्रताप की राजधानी रही, वो अब सलुम्बर में है। हाँ, चावड़, जिसे महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया था और जो बाद में महाराणा अमर सिंह के समय भी काफी समय तक राजधानी रही, वो अब सलुम्बर जिले में आता है। ये तो ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और प्रसिद्ध जयसंबंध झील, जिसे ढेबर झील भी कहते हैं, वो भी अब सलुम्बर में है। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील जयसमंद अब सलुम्बर जिले का हिस्सा है। इसे किसने बनवाया था? इसे महाराणा जयसिंह ने गोमती नदी पर बांध बनवाकर बनवाया था 17वीं सदी के अंत में। और इस पे टापू भी हैं? हाँ, इस झील में 7 टापू हैं। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भागड़ा और सबसे छोटे का नाम है प्यारी। इन टापुओं पर भील और मीणा समुदाय के लोग रहते हैं। 7 टापू, और इसे जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे जलीय जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ से सिंचाई के लिए 2 नहरें भी निकाली गई हैं, श्यामपुरा और भाट नहर। अच्छा, सलुम्बर का नाम आते ही एक वीरांगना की कहानी जरूर याद आती है, हाड़ी रानी। हाड़ी रानी सलह कंवर। हाँ, उनका बलिदान तो मतलब राजस्थान के इतिहास में अमर है। क्या कहानी है उनकी? वो सलुम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत की नवविवाहित पत्नी थी। जब रतन सिंह को औरंगजेब के खिलाफ युद्ध पर जाने का आदेश मिला, तो उनका मन अपनी नई नवेली रानी में लगा हुआ था। उन्होंने युद्ध पर जाते समय रानी से कोई निशानी मांगी ताकि उन्हें याद रख सकें। अच्छा, निशानी मांगी। हाँ, रानी ने सोचा नहीं सही मेरे पति मेरे मोह में युद्ध में अपना कर्तव्य न भूल जाएं, इसलिए उन्होंने एक ऐसी निशानी भेजी कि पति का मोह भंग हो जाए और वो सिर्फ युद्ध पर ध्यान दे। क्या भेजा उन्होंने? उन्होंने अपना सिर काटकर एक सेवक के हाथों भिजवा दिया। क्या, अपना सिर काट के? हाँ, ताकि पति सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करे। ये त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा है। रोंगटे खड़े हो गए सुन के। इस पे कोई कविता भी है शायद? हाँ, कवि मेघराज मुकुल ने सेनानी नाम से एक बहुत प्रसिद्ध कविता लिखी है जो इसी कहानी पर आधारित है। चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। अद्भुत। सलुम्बर का 1857 की क्रांति में भी कुछ योगदान था। हाँ, सलुम्बर के तत्कालीन ठाकुर थे केसरी सिंह चुंडावत। उन्होंने 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों की मदद की थी और उन्हें शरण भी दी थी। अच्छा, और सराड़ा का किला, उसे मेवाड़ का काला पानी कहते थे। चावंड के पास ही बांडोली गांव है, जहां केजड़ बांध के किनारे महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। वो स्थल भी अब सलुम्बर जिले में आता है। तो सलुम्बर मतलब मेवाड़ के इतिहास के कई महत्वपूर्ण अध्याय अब इस नए जिले में आ गए हैं। बिल्कुल। जयसमंद, चावंड, हाड़ी रानी, प्रताप की छतरी, ये सब अब सलुम्बर की पहचान है। ठीक है, अब चलते हैं थार के रेगिस्तान की तरफ। चूरू, इसे गेटवे ऑफ थार कहते हैं। हाँ, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार माना जाता है इसे। चूरू अपनी गर्मी और सर्दी दोनों के लिए जाना जाता है। तापमान में बहुत उतार चढ़ाव रहता है। और यहाँ का किला, वो एक बहुत ही अनोखी घटना के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, चूरू का किला, ये उस घटना के लिए मशहूर है जब युद्ध के दौरान गोला बारूद खत्म हो गया था। बिल्कुल, तो चांदी के गोले दागे गए थे। बिल्कुल। 1814 में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने चूरू पर आक्रमण किया था। चूरू के ठाकुर थे शिव सिंह या शिवजी सिंह। जब उनके पास तोप के गोले खत्म हो गए तो उन्होंने अपनी प्रजा के सहयोग से चांदी के गोले ढलवाकर दुश्मन सेना पर बरसाए थे। चांदी के गोले, ये तो अपनी आन बान शान और प्रतिरोध का अद्भुत उदाहरण है। हाँ, ये घटना चूरू के इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। यहीं किले के पास धर्म स्तूप भी है जो सर्वधर्म संभाव का प्रतीक है। चूरू में गोगा जी का जन्मस्थान भी है, ददरेवा। हाँ, लोक देवता गोगा जी का जन्मस्थान ददरेवा, जिसे शीर्ष मेड़ी भी कहते हैं, वो चूरू जिले में ही है। यहाँ भी उनका मंदिर है और मेला लगता है। और तालछापर अभयारण्य,
हाँ, ताल छापर अभयारण्य चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में है। ये काले हिरणों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। काले हिरणों का स्वर्ग कहते हैं इसे। बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ काले हिरण देखे जा सकते हैं और सर्दियों के मौसम में यहाँ हजारों की संख्या में कुरजान पक्षी डिमोइजल क्रेन भी आते हैं जो साइबेरिया से उड़कर आते हैं। पुजान पक्षी, ये तो प्रवासी पक्षी हैं। हाँ, ताल छापर उनकी पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ एक खास तरह की घास भी मिलती है, मोबिया साइप्रस रोटंडिस। सालासर में हनुमान जी का मंदिर भी चूरू में ही है। हाँ, सालासर धाम ये हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ हनुमान जी की दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा है। दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी, ये भी अनोखा है। हाँ, और यहाँ साल भर भक्तों की भीड़ रहती है। चूरू में शिक्षा और सामाजिक सुधारों का भी काम हुआ। सर्वहितकारिणी सभा। हाँ, स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ जैसे समाज सुधारकों ने चूरू में शिक्षा और जनजागृति के लिए बहुत काम किया। उन्होंने सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की और लड़कियों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला भी खोली। और दूधवा खारा किसान आंदोलन। हाँ, दूधवा खारा गांव जो पहले बीकानेर रियासत में था और अब चूरू जिले में है, वहां भी किसानों ने जागीरदारों के अत्याचारों के खिलाफ हनुमान सिंह बुडानिया के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन किया था। अच्छा, चूरू में एक मालजी का कमरा भी है, वो अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। हाँ, सुजानगढ़ में मालजी का कमरा नाम की एक हवेली है जो अपने यूरोपीय या फ्रांसीसी स्थापत्य शैली के प्रभाव के लिए जानी जाती है। तो चूरू मतलब चांदी के गोले, ताल छापर, सालासर बालाजी और कुछ ऐतिहासिक आंदोलन। हाँ, यही मुख्य बातें हैं। चलिए अब हमारी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, नागौर। नागौर, इसका प्राचीन नाम अहित छत्रपुर था। ये जांगल देश की राजधानी भी रहा है कभी। और इसे धातु नगरी या औजारों की नगरी भी कहते हैं। हाँ, नागौर अपने लोहे के औजारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के बने कृषि उपकरण वगैरह काफी मजबूत माने जाते हैं। लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास में नागौर का नाम एक बहुत बड़ी घटना से जुड़ा है। आप पंचायती राज के शुभारंभ की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, 2 अक्टूबर 1959 गांधी जयंती का दिन। हाँ, नागौर जिले के बगदरी गांव से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विधिवत शुभारंभ किया था। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने की शुरुआत। बिल्कुल, नागौर का किला भी काफी प्रसिद्ध है। हाँ, नागौर फोर्ट, इसे अजमेरू के चौहानों ने बनवाया था शायद। हाँ, कहते हैं चौहान शासकों ने बनवाया था। ये किला अमर सिंह राठौड़ की वीरता की कहानियों से भी जुड़ा है। अमर सिंह राठौड़, जिन्होंने भरी सभा में शाहजहां के साले सलावत खां को मार दिया था। हाँ, वही। उनकी वीरता के किस्से आज भी कहे जाते हैं। अकबर ने भी नागौर में दरबार लगाया था। हाँ, 1570 में अकबर ने नागौर में एक दरबार लगाया था। इसका उद्देश्य था राजस्थान के राजपूत शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। इसी दौरान उसने अकाल राहत के लिए शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया था। अच्छा, शुक्र तालाब। कई शासकों ने यहाँ अधीनता स्वीकार की थी, पर कुछ ने नहीं की। हाँ, जैसे मारवाड़ के रावचंद्र सेन यहाँ आए जरूर थे, पर अधीनता स्वीकार किए बिना ही चले गए थे। नागौर जिला लोक देवताओं और संतों की धरती भी है। हाँ, बहुत। जैसे खीमसर का किला है। खरनाल गांव में लोक देवता तेजा जी का जन्म हुआ था। तेजा जी? हाँ, किसानों के आराध्य देव। बिल्कुल। पीपासर गांव में संत जाम्भो जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। जाम्भो जी पर्यावरण संरक्षण के प्रणेता। हाँ, और रैण गांव में राम स्नेही संप्रदाय की एक प्रमुख शाखा या पीठ है, जिसकी स्थापना संत दरियाव जी ने की थी। और मेड़ता, वो मीराबाई से जुड़ा है। हाँ, मेड़ता सिटी मीराबाई की जन्मस्थली मानी जाती है। यहाँ उनका भव्य मंदिर भी है, जिसे चारभुजा मंदिर कहते हैं। और मेड़ता में भारत की पहली रेल बस सेवा भी शुरू हुई थी। हाँ, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच 1994 में भारत की पहली रेल बस चलाई गई थी। ये भी एक फैक्ट है। गोटन किस लिए प्रसिद्ध है? गोटन सफेद सीमेंट के कारखानों के लिए जाना जाता है। राजस्थान में सफेद सीमेंट का पहला कारखाना यहीं लगा था। और टांकला गांव? टांकला गांव अपनी दरियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी दरियां काफी खूबसूरत और मजबूत होती हैं। सुहालक क्षेत्र, वो नागौरी बैलों के लिए। हाँ, नागौर का सुहालक प्रदेश अपने नागौरी नस्ल के बैलों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये बैल बहुत मजबूत और फुर्तीले होते हैं, खेती के काम के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। डेगाना? हाँ,
ये टंगस्टन के लिए जाना जाता है। हाँ, डिगाना में रेवत पहाड़ी पर टंगस्टन धातु का खनन होता था। ये भारत की महत्वपूर्ण टंगस्टन खानों में से एक थी। और हाल ही में यहाँ लिथियम के भंडार मिलने की भी खबर आई है। हाँ, डिगाना और उसके आसपास के क्षेत्र में लिथियम के बड़े भंडार होने की संभावना जताई गई है, जो अगर सच साबित होता है तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, लिथियम तो आजकल बहुत जरूरी है बैटरी वगैरह के लिए। नागौर में एक प्रसिद्ध दरगाह भी है, संत हमीदुद्दीन नागौरी की। हाँ, सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ख्वाजा साहब ने उन्हें सुल्तान उल तारिकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि दी थी। उनकी दरगाह नागौर में है और यहाँ उर्स भी लगता है। सुल्तान उल तारिकीन तो नागौर मतलब इतिहास, पंचायती राज, लोक देवता, संत, नागौरी बैल, खनिज और मीराबाई। हाँ, इन सब का एक अनूठा मिश्रण है नागौर। तो ये भी राजस्थान के इन कई प्रमुख और कुछ नए जिलों की एक कह सकते हैं काफी गहरी झलक। हर जगह का अपना एक अलग रंग है, अपनी अलग कहानी है। बिल्कुल, इतिहास, वीरता, कला, संस्कृति, प्रकृति, उद्योग, संत परंपराएं, कितना कुछ सिमटा हुआ इन जिलों के नामों में। सही कहा। इन स्रोतों को खंगालने के बाद ये तो साफ हो जाता है कि राजस्थान कितना विविध है, कितना बहुरंगी है। हर कोने में एक अलग इतिहास सांस ले रहा है, अलग परंपराएं हैं, अलग भौगोलिक विशेषताएं हैं। हाँ, और इन सब ने मिलके ही इन स्थानों को वो विशेष पहचान दी है जो आज हम देखते हैं। कहीं किले और हवेलियां अपने गौरवशाली अतीत की कहानी सुनाते हैं, तो कहीं मंदिर और मेले लोगों की आस्था और जीवन का केंद्र बने हुए हैं। कहीं फड़ और पिछवाई जैसी कलाएं आज भी जिंदा हैं, तो कहीं धरती अपने गर्भ से सीसा, जस्ता, तांबा, मैंगनीज या अब शायद लिथियम जैसा खजाना उगर रही है। और स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान, किसान आंदोलन, सामाजिक सुधारकों का योगदान, ये सब भी इन जगहों की मिट्टी में रचा बसा है। और इन सब जानकारियों को, इन सारी बातों को समेटने के बाद मेरे मन में एक सवाल जरूर उठता है। क्या सवाल? ये जो इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, चाहे वो कुंभलगढ़ जैसा किला हो या थेवा जैसी कला या फिर कालीबाई और हाड़ी रानी के बलिदान की अमर कहानियां, आज के इस दौर में हमारे लिए इनका क्या महत्व है? क्या ये सिर्फ इतिहास की बातें हैं? ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी पहचान का हिस्सा है, हमारी जड़ों से हमें जोड़ते हैं, ये हमें प्रेरणा देते हैं, सिखाते हैं। सही कहा। और फिर ये सवाल भी उठता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए इन्हें सहेज कर रखने की हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या जिम्मेदारी बनती है हमारी? ये जिम्मेदारी तो हम सबकी है, सरकार की भी, समाज की भी और व्यक्तिगत स्तर पर हमारी भी। इन धरोहरों को समझना, इनका सम्मान करना और इन्हें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है सुनने वालों को राजस्थान के इन जिलों की ये यात्रा पसंद आई होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।